भारत की सरजमीन तो दिलचस्प है ही, इसके सागरों के नीचे मौजूद प्राकृतिक चमत्कार भी उतने ही शानदार हैं। भारतीय उपद्वीप 3 जलराशियों से घिरा है और यहाँ समुद्री संसाधनों की कोई कमी नहीं। हम कहीं भी क्यों न रहते हों, समुद्र हम पर अपना असर डालते हैं, चाहे मौसम को नियंत्रित करना हो या फिर अपने जीवित और खनिज संसाधनों के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था को चलाना हो। इसलिए भारत के भूवैज्ञानिक इस देश के समुद्रों की गहराइयों में उतरकर इन समुद्रों की मॉर्फोलॉजी, साइस्मिसिटी और इनमें बसने वाले कमाल के जीवों से जुड़े सच खोज रहे हैं। वैज्ञानिक समुद्रों पर नजर रखने के लिए नीचे से भी और ऊपर से भी बेहद आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए भारत के हैरत अंगेज समुद्री संसाधनों की खोज पर निकलते हैं देश के बेहतरीन शोधकर्ताओं के साथ। हम शोध के सबसे दूर दराज वाले क्षेत्रों को हमेशा से फाइनल फ्रंटियर कहते आए हैं। आमतौर पर हम बाहरी अंतरिक्ष, तारों और आकाश गंगाओं को ये फ्रंटियर मानते आए हैं, लेकिन ऐसा एक फ्रंटियर यहाँ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भी है। महासागर हमारे लिए आखिरी फ्रंटियर है और यही से महासागरों की खोज खबर लेने से जुड़ा रोमांच शुरू होता है। अगर आप मौजूदा हालात को देखें, अगर आप हमारे ग्रह पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी को देखें, जिसने 71% भूभाग को घेरा हुआ है, तो पाएंगे कि पूरी दुनिया में हमने सिर्फ 10% सागरों की ही खोज खबर ली है। इसलिए इस महासागर को और ज्यादा रोमांचक तरीके से समझने की काफी गुंजाइश है और हम जीवित और अजीवित संसाधनों के सिलसिले में और ज्यादा खोजें कर सकते हैं। भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम समुद्री विज्ञान के सिलसिले में काफी शोध कर सकते हैं और इसी कारण CSIR के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान या NIO के लिए समुद्री शोध मुख्य उद्देश्य है। समुद्र में बहुत सी रोमांचक चीजें हैं। वहाँ तो एक बिल्कुल ही अलग तरह की दुनिया मौजूद है, अनखोजी दुनिया। तो अगर आप सागर को देखें तो ये केवल एक जल भंडार नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये कार्बन का बड़ा सा खजाना है, इसलिए जलवायु को नियंत्रित करता है। इनमें पोषण के काफी स्रोत हो सकते हैं, औषधीय पौधे हो सकते हैं, यानी इसमें पूरा जीव विज्ञान मौजूद है, खनिज संसाधन भी है। इसलिए इसे खोजने और इसका सदुपयोग करने की जरूरत है। समुद्री शोधकर्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले कई अहम सवाल हैं। पानी के नीचे की दुनिया के बारे में हम कितना कुछ जानते हैं? क्या ये जगह जमीन जैसी दिखती है या उससे अलग है? हम समुद्र की तली के डिजाइन के बारे में क्या जानते हैं? इन सवालों के जवाब विज्ञान की बैथीमेट्री अंश बेहतर ढंग से दे सकता है। समुद्र की तली कई मायनों में जमीनी सतह जैसी ही होती है और यहाँ अक्सर जमीन के मुकाबले ज्यादा ऊंचे पहाड़ और ज्यादा गहरी वादियां होती हैं। जैसे जैसे महाद्वीप पानी को रास्ता देता जाता है, वैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप्स का रूप लेती जाती हैं। समतल जगहों को कहा जाता है अबिसल प्लेन्स। यहाँ पहाड़ों जैसी ऊपर को उठी चोटियों को कहते हैं सी माउंट्स और ज्वालामुखीय बनावटों की चोटियों से बनते हैं आइलैंड यानी द्वीप। समुद्र में पहाड़ी चट्टानें या लंबी और संकीर्ण ऊंचाई होती है, जिनकी तीखी ढलानों को रिफ्ट वैलीज कहा जाता है। समुद्र की तली में मौजूद लंबे और गहरे गड्ढों को ट्रेंचेस यानी खाइयां कहते हैं। उत्तर ओडिशा में मौजूद चिलिका झील खारे पानी का एक लगून है। इसमें कभी कभी बंगाल की खाड़ी से पानी आता रहता है और सुंदरबन डेल्टा के नजदीक मौजूद ये एक महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। भूवैज्ञानिकों के लिए ये ऐसी प्लेट बाउंड्रीज और फॉल्ट लाइंस होती हैं, जिन पर जमीन की तरह पृथ्वी की प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रभाव पड़ता है। इन फॉल्ट लाइंस के आसपास पानी में ऊपर के उठे हिस्सों को मिड ओशियानिक रिजेस कहा जाता है। इन फॉल्ट लाइंस के आसपास जबरदस्त भूकंपीय गतिविधि होती है। इनके किनारों के साथ साथ झटकों और प्लेट की मूवमेंट से लेकर ज्वालामुखीय विस्फोट तक होते रहते हैं। लेकिन समुद्र की तली जमीन के मुकाबले एकदम अलग तरह की होती है।
तली के सबसे गहरे हिस्से में रोशनी नहीं पहुंचती और यहाँ जबरदस्त दबाव भी होते हैं। समुद्र की तली हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच का एक इंटरफेस होता है, तो यहाँ दो अलग अलग प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर आप बैथीमेट्री से वाकिफ हों तो इन प्रक्रियाओं को भी बखूबी समझ सकते हैं। जहाँ तक बैथीमेट्री डेटा की उपयोगिता का सवाल है, किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आपको बैथीमेट्री की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ गहराई कुछ मीटर से लेकर हजारों मीटर तक की हो, वहाँ इन खूबियों का अध्ययन कैसे किया जाए? इसके लिए समुद्री भूवैज्ञानिक मल्टी बीम एको साउंडर्स जैसी ध्वनि आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और भारत उन देशों में से एक था जिन्हें सबसे पहले 1980 के उत्तरार्ध में ये हासिल हुई। NIO को मल्टी बीम मिली 1989 में। उन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मदद से मल्टी बीम को लगाया ताकि मध्य इंडियन ओशन बेसिन में मल्टी बीम प्रणाली का सर्वेक्षण किया जा सके। देखिए, सभी देशों में सभी वैज्ञानिक जहाजों के पास एक मल्टी बीम होना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1989 में जब इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी तो भारत इसे पाने वाला शायद तीसरा या चौथा देश था। इस टेक्नोलॉजी के तहत जहाज से समुद्र की तली तक अकूस्टिक या साउंड सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ये मल्टी बीम सिग्नल्स तली के काफी बड़े हिस्से को छानते हैं और लौटकर जहाज के रिसीवर्स तक पहुंच जाते हैं। ये सिग्नल किस तरह से वापस लौटते हैं, इस आधार पर वैज्ञानिक समुद्र की तली के विभिन्न लक्षणों और किसी भूकंपीय गतिविधि के बारे में बता सकते हैं। फिर लैब में इस सूचना के जरिए नक्शे बनाए जाते हैं और ऐसे कुछ नक्शे हमारे समुद्रों के बारे में एक दिलचस्प कहानी बयान करते हैं। यहाँ हमें स्क्रीन पर जो कुछ नजर आ रहा है वो एक मल्टी बीम सोनार से इकट्ठे किए आंकड़े हैं। इस डेटा को समुद्र के उन हिस्सों से इकट्ठा किया गया है जिनकी गहराई कम है। कम गहराई वाले हिस्सों से मेरा मतलब ऐसे इलाकों से है जहां पानी की गहराई 60 मीटर से लेकर 80 मीटर या उससे थोड़ी ज्यादा होती है। यहाँ आप जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं वो समुद्र के स्तर में वृद्धि के नतीजे में पैदा हुए हैं। हम आपको समुद्र के स्तर में वृद्धि से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। अतीत में कुछ वर्ष ऐसे थे जब हमारा समुद्री किनारा मौजूदा जगह से करीब 120 किलोमीटर दूर था। तो जैसे जैसे वक्त के साथ समुद्र का स्तर बढ़ता गया, समुद्र भी जमीनी इलाके की तरफ बढ़ता गया और जमीन उसके पानी में डूबने लगी। जब समुद्र इस तरह आगे बढ़ता है तो जमीन और समुद्र के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है लहरों और पानी के बहाव के कारण। और जब ये धीरे धीरे पानी के नीचे पहुंचती है तो अलग अलग फीचर बनने लगते हैं। आपको यहाँ सीढ़ी जैसी संरचना नजर आ रही होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दौर ऐसे होते हैं जब समुद्र के ऐसे अतिक्रमणों के बीच प्रतिक्रिया ज्यादा तीव्र नहीं होती। यहाँ आपको समतल संरचना नजर आ रही होगी, लेकिन अगर लहरों की रफ्तार तेज होगी तो ऐसे में कोई टीला या लगून जैसी कोई संरचना बन जाएगी जिसे आप यहाँ ऊपर की तरफ उठता देख रहे हैं। ऐसी संरचनाएं आमतौर पर बनती जाती है और आप जैसे जैसे और गहराई पर पहुंचते जाएंगे इनका रूप भी आपको अलग अलग नजर आएगा, क्योंकि भूगर्भीय अतीत में यह इलाका पहले ही पानी में डूबा हुआ था। वैज्ञानिक इस बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, खासकर हमारे एक बहुत ही कमाल के सागर के बारे में। ये है हिंद महासागर। क्या आपको मालूम है कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ये 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में फैला है और इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,40,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल मिलाकर ये पृथ्वी की सतह के लगभग 20% हिस्से में फैला है। इस महासागर की उम्र भी सबसे कम है और वैज्ञानिकों ने इसके कमाल के इतिहास को जानना समझना अभी शुरू ही किया है। इस कहानी की शुरुआत दक्षिणी सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना के विखंडन से होती है, जो 18 करोड़ साल पहले तब हुआ जब भविष्य के मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अंटार्कटिका वाले जमीनी हिस्से अफ्रीकी तट से टूटकर अलग हो गए।
हिंद महासागर सबसे पहले 14 करोड़ साल पहले खुला था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया 12 करोड़ साल पहले मैडागास्कर और भारत से अलग होने लगा और 8 करोड़ साल पहले भारत मैडागास्कर से अलग होने लगा, तब इंडियन बेसिन का निर्माण अधिकतर समुद्र की सतह के फैलाव के कारण हुआ था। 3 करोड़ 60 लाख साल पहले हिंद महासागर को अपना मौजूदा स्वरूप मिला। हमें इसके जन्म की प्रक्रिया के परिणाम वाय आकार वाली संरचनाओं के जरिए नजर आते हैं, जो जताती हैं कि यही वो जगह थी जहां पिघला हुआ लावा पृथ्वी के केंद्र से समुद्र की सतह की तरफ उठा और इससे इसका विस्तार हुआ। इन जगहों पर अक्सर जबरदस्त भूकंपीय गतिविधि चलती रहती है। समुद्री शोधकर्ताओं को यहाँ पानी के नीचे मौजूद ज्वालामुखियों की तरह पिघले हुए लावा के फव्वारे नजर आ सकते हैं। ये वो जगहें हो सकती हैं जहाँ से पृथ्वी में गहराई पर मौजूद गैसें बाहर निकलती हैं, और कभी-कभी भूकंपीय गतिविधि बढ़ भी सकती है, जिसके नतीजे में समुद्र की तली में कंपन हो सकता है। सुनामी भी आ सकती है। समुद्र विज्ञानियों को गुजरात में द्वारका के तट के नजदीक और तमिलनाडु में महाबलीपुरम के तट के करीब समुद्र के नीचे पुरानी सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं। पानी में डूबे ये प्राचीन शहर और मंदिर समुद्र की सतह में आए उन बदलावों की मिसाल हैं जो हैलोसीन अवधि के सबसे छोटे दौर में आए, जिसे अब मेघालयन टाइम कहा जाता है। भारत के 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी तट रेखाओं के आसपास रहते हैं। इनमें से बहुत से किसी सुनामी का खतरा झेलते रहते हैं, जैसे कि 2004 में आई थी और उसमें करीब 18,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद हैदराबाद में इनकॉइज यानी राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का गठन किया गया। ये लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं, जो समुद्र की तली के सीसीटीवी की भूमिका निभाते हैं। अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो वहाँ 2 सुनामी जोन है। एक का नाम है अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में है सुमात्रा रीजन। एक और हिस्से का नाम मैकरन जोन है, जो अरब सागर में पाकिस्तान और गुजरात के तट के पास है। इसी हिसाब से हमारे पास न्यूमेरिकल सिमुलेशंस भी हैं। अगर इस जगह पर सुनामी कहीं पनपती है तो हमें सूचना मिल जाती है कि ये किसी खास तट तक कब तक पहुंचेगी। हमें इसकी तारीख और इसका वक्त भी पता चल जाता है। फिर हम आपदा प्रबंधन अधिकारियों के जरिए बुलेटिन जारी कर देते हैं। आमतौर पर हम ऐसे बुलेटिन गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को जारी करते हैं। इनकॉइस जैसी एजेंसियां जहां हिंद महासागर की गहराइयों तक पहुंचने के लिए उपग्रह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, वहीं NIO में ये टीम अभी गहरे पानी के मिशन से लौटी है, जिसके लिए AUV या ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये उपकरण जब चालू किए जाते हैं तो ये हजारों मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। तब ये ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जो जमीनी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। उच्च दबाव और कम तापमान वाली इस दुनिया में एकदम नई तरह के नजारे और आवाजें मिलती हैं। इन उपकरणों में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे होते हैं और ये ध्वनि को एकदम सटीक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि NIO की बायो अकूस्टिक्स टीम द्वारा रिकॉर्ड की गई ये ध्वनियाँ। ये आवाजें समुद्री जीवों की हैं, जिनमें मछलियों, व्हेलों और टोड वगैरह की प्रजातियां शामिल हैं, जो पानी के नीचे एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। इन आवाजों को जमीन पर कभी भी नहीं सुना जा सकेगा। इस तरह के अभियानों के दौरान NIO के वैज्ञानिकों ने सिर्फ नई आवाजें ही नहीं ढूंढी, बल्कि उन्हें एक ऐसी कीमती चीज मिली जो जमीन पर मौजूद खनिज खदानों से मुकाबला कर सकती हैं। गणतंत्र दिवस 1981 RV गवेषणी पर सामुद्रिक वैज्ञानिकों की एक टीम जा रही है, जो हिंद महासागर की गहरी जलराशियों में उतरेगी। जब तक ये टीम किनारे पर लौटेगी, इसके हाथ एक कीमती खनिज संसाधन के पहले नमूने लग चुके होंगे। ये है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या PMN।
ये छोटे पत्थर जैसी दिखने वाली मामूली चीजें हैं जो 4 से 5 किलोमीटर की गहराई पर मिलती हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स खनिजों का एक कॉन्ग्लियरेशन है। इसमें मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट और दूसरे खनिज जैसे लेड और जिंक भी मौजूद होते हैं। भारत ऐसा इकलौता विकासशील देश है जिसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स प्रोजेक्ट के क्षेत्र में हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम किया है। NIO के इन बेहद खास सैंपल वॉल्स में 75 से भी ज्यादा अभियानों के दौरान इकट्ठा किए गए 30 करोड़ टन से भी ज्यादा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। लेकिन आखिर ये चीज क्या है? आगे हम समुद्र के इन्हीं खास खजानों के बारे में और जानेंगे जिन्हें बनने में लाखों साल लगे। जैसे जैसे जमीन पर खनिज संसाधन घट रहे हैं, मैंगनीज नोड्यूल्स और गैस हाइड्रेट्स जैसे नए खनिजों की तलाश समुद्र की तली में की जा रही है ताकि ऊर्जा की हमारी जरूरत पूरी हो सके। ये भविष्य के संसाधन हैं। दूसरी तरफ समुद्र में मौजूद जैविक संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदे का सौदा है। 1980 के दशक से ही भारत PMN या पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के नाम से जाने जाने वाले लाखों टन कीमती खनिज संसाधनों को हिंद महासागर की तली से निकालता रहा है। गेंद के आकार जैसे ये खनिज पदार्थ कई धातुओं जैसे मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट के स्रोत हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं और ये हिंद महासागर में इतनी गहराई तक आखिर पहुँचे कैसे? अगर आप 5 किलोमीटर या 5000 मीटर की गहराई पर समुद्र की तली तक पहुंचते हैं तो वहां कई तरह की चीजें बिखरी नजर आएंगी, जैसे कि शार्क का कोई दांत, प्यूमाइस का कोई टूटा हुआ टुकड़ा या चट्टान के हिस्से, टूटे हुए नोड्यूल्स आदि। समय के साथ साथ हाइड्रोजिनस डिपॉजिट्स या समुद्री पानी से निकलने वाली ऑक्सीजन अथवा धातु शार्क के इस दांत पर जमा होती जाती है और फिर इस पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है। इसे कहा जाता है इंक्रिस्टेशंस। लेकिन नोड्यूलर के मामले में हम इसे कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स में आपको दो अलग मॉर्फोलॉजी नजर आएंगी। ये इसकी तरह काफी उबड़ खाबड़ हो सकते हैं या तोप के गोले की तरह चिकने हो सकते हैं। जहां तक साइज का सवाल है, ये 2 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। नोड्यूल को काटने पर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ये फाइन वेरिएशन नजर आता है। इसके बीच वाले हिस्से में न्यूक्लियस है और यहाँ आपको ऑल्टर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स दिख रहे होंगे। इसके चारों तरफ मैंगनीज और आयरन की परतें हैं। ये किसी पेड़ की ग्रोथ रिंग से काफी मिलते जुलते हैं। उन छल्लों से आप पेड़ की उम्र पता कर सकते हैं, जबकि इससे आप एक्रेशनरी प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। इससे अंदाजा हो जाता है कि ये धातु कहाँ से आई है और इतनी मोटी परत बनने में कितना समय लगा है। अगर हम नोड्यूल्स की मोटाई की बात करें तो आमतौर पर इसकी 1 मिलीमीटर की परत बनने में करीब 10 लाख साल लग जाते हैं। लेकिन समुद्र की तली में 10 लाख साल पुराने रहस्य सिर्फ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ही नहीं हैं। उन्हें खोजने के लिए भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों ने अपनी खास टेक्नोलॉजी और उपकरण विकसित किए हैं। अगर बात उथले पानी वाले इलाके की हो तो हम छोटे जहाजों से भी काम चला सकते हैं। तब इसके लिए हम फिशिंग ट्रॉलर्स या छोटे जहाजों को किराए पर ले सकते हैं। लेकिन अगर खुले सागर में गहराई पर शोध करना हो, अगर ओशनोग्राफी विज्ञान के सभी क्षेत्रों से जुड़े अध्ययनों के लिए अलग अलग तरह के आंकड़े इकट्ठे करने हो, तो ऐसे में एक ऐसे जहाजों की जरूरत होती है जिसमें सभी उपकरण लगे हों। यही कारण है कि हमने ये सोचा कि NIO के पास अपना खुद का एक जहाज होना चाहिए और इससे भी बड़ी बात ये कि ये भारत में बना हो। हमारा लक्ष्य यही था और हमने इसे पूरा भी किया है। सिंधु साधना ऐसी एक विशिष्ट और बेहद उन्नत जलपोत है जिसमें सामुद्रिक विज्ञान से जुड़े ताजा तरीन प्रयोग करने के लिए सभी उपकरण भी हैं और लैब सुविधाएं भी। कोई शोध जहाज आमतौर पर यूरोप के देशों, अमेरिका, सिंगापुर या चीन वगैरह के पास ही होता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि भारत सरकार ने प्रयास किया कि इस जहाज को पूरी तरह देश में ही बनाया जाए और इसकी ये कोशिश सफल भी हुई। हमें इस बात का बहुत गर्व है।
नया शोध जहाज मिल जाने से अब भारत के सामुद्रिक शोधकर्ता पानी के नीचे वाली एक बिल्कुल नई और अनोखी दुनिया को खोज सकते हैं। और हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी खोजें की हैं जो पानी में 5000 मीटर की गहराई पर जीवन का एक बिल्कुल नया रूप दिखाती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन समुद्र की गहराई आखिर है कितनी? मछली पकड़ने जैसी ज्यादातर इंसानी गतिविधियां सिर्फ 40 मीटर की गहराई तक सिमटी रहती हैं। पानी के जबरदस्त दबाव के कारण इंसानों के लिए 100 मीटर से ज्यादा गहराई पर उतरना असुरक्षित होता है। ब्लू व्हेल 500 मीटर से ज्यादा गहराई पर नहीं तैर सकती, लेकिन समुद्रों की गहराई तो इससे कहीं ज्यादा है। 4000 मीटर से ज्यादा की गहराई पर हर कहीं अंधेरा होता है। पानी का दबाव प्रति वर्ग इंच 11,000 पाउंड के करीब होता है और वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। समुद्र इतना गहरा है कि उसमें माउंट एवरेस्ट भी समा सकता है, फिर भी समुद्र में जीवन है। और हिंद महासागर में NIO के वैज्ञानिकों को अपने सबसे हाल के अभियानों में यही बात पता चली। ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये इलाका तेल और प्राकृतिक गैस के अपने भंडारों के कारण मशहूर है। वाटर इमेजिंग और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके NIO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे भूगर्भीय आकृति के सबूत ढूंढ निकाले जिसे कोल्ड सीप कहा जाता है। समुद्र में गैस के बड़े बड़े स्तंभ नजर आए जिनकी ऊंचाई करीब 700 मीटर तक की थी, और जब इन संरचनाओं में से गैस बाहर निकलती है तो इसका अपना एक खास पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है, और इस विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को ही हम कोल्ड सीप पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कोल्ड सीप इसलिए क्योंकि तली में पानी ठंडा होता है। कोल्ड सीप्स काफी दिलचस्प जगहें हैं क्योंकि वहाँ जीवाश्मीय ईंधनों की मौजूदगी की उम्मीद रहती है, लेकिन एक कारण और भी है। कोल्ड सीप्स के इर्द गिर्द अनोखे जीव विकसित होते हैं। ये जीव इतनी अनोखी स्थितियों में पनपते हैं कि किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। ब्रेक के बाद हम इनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। भारत के महासागरों और समुद्र की तली में कमाल के खनिज और भूगर्भीय खजाने मौजूद हैं। हाल ही में समुद्री भूवैज्ञानिकों को कुछ अनोखे जीवों की एक कॉलोनी मिली कृष्णा गोदावरी बेसिन में। इन नमूनों को हिंद महासागर में 5000 मीटर की गहराई से इकट्ठा किया गया है। हमें ये जीव उथले पानी में मिलने वाली प्रजातियों जैसे ही लग सकते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जमीनी प्रजातियां पनपने के लिए जहां सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन इस्तेमाल करती हैं, वहीं ये जीव अंधेरे में रहते हैं और गैसेस के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसे केमिकल से भी घिरे रहते हैं। कोल्ड सीप इलाके में सेडिमेंट्री इंटरफेस के पास काफी हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, और ये जीव वहाँ बनने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन के बल पर ही जिंदा रहते हैं। तो इन जीवों के बॉडी टिश्यूज के अंदर बहुत ही खास किस्म की कोशिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है बैक्टीसाइड सेल्स। इस वक्त आप जो चीज देख रहे हैं उसे कहा जाता है कैलिप्टोजेनस शेल्स, और ये वेसिकोमिडी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ये बहुत ही कमाल के बड़े आकार के शेल्स हैं। इन्हें कैलिप्टोजिना मैग्निफिका भी कहा जाता है। इनका साइज काफी बड़ा है। ये वेसिकोमिडा फैमिली से भी रिश्ता रखते हैं, और देखिए कितने बड़े हैं। ये इतने बड़े इसलिए बन जाते हैं क्योंकि माइक्रोबियल गतिविधियों और प्रक्रियाओं के कारण इनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आहार बनता है। ये एक बैथिमोड्यूलस मसल शेल है, और इसे इस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में संरक्षित करके रखा गया है। इसके अंदर आपको एक सल्वेट सी नजर आ रही होगी। इसे गिल मसल या गिल टिश्यूज कहा जाता है। इसके अंदर खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया बसते हैं। बैक्टीरिया के ये समुदाय ज्यादातर दो किस्म के होते हैं। एक है सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के जरिए ये काफी ऊर्जा पैदा करते हैं, और फिर उस ऊर्जा का इस्तेमाल आहार बनाने के लिए होता है। इस तरह की समुद्री चमत्कारों को समझने की तो अभी बस शुरुआत हुई है, क्योंकि भारत के 70 से 80% सागरों को अभी पूरी तरह जानना बाकी है।
समुद्र विज्ञानी और शोधकर्ता रोजाना नए नए इलाकों को खोज रहे हैं। वो गहराई में अनजान जगहों तक पहुंच रहे हैं। कौन जाने अगले अभियान के दौरान क्या मिल जाए। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे ईमेल आईडी info@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप हमें हमारे पते विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश 201309 पर लिख भी सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in देख सकते हैं।